हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके शो के अंदर जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी सुबह 10 बजे हम आपके सामने हाजिर हैं 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के वीकली न्यूज को लेकर, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्विज को भी हम लास्ट में सेशन को रिवाइज करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपका सेशन जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए और ये करंट अफेयर्स जो है आपके आने वाले कंपटीटिव एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस के तौर पर आ सकता है। तो तैयार हो जाइए और रिस्पॉन्स करेंगे आप सभी हमें कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। और समय को जाया किए बगैर हम चलेंगे खबरों की तरफ, लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। तो समय को जाया किए बगैर जो है मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैं लाइव हो चुका हूं और बच्चों को मेरा रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है कि मैं न्यूज की तरफ जो है वो चल पड़ूं। मुझे चैट्स दिखा दिए जाएं कि मैं लाइव हो चुका हूं और बच्चों को मेरी आवाज जो है वो जा रही है, जिससे मैं न्यूज की तरफ चल जाऊं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिवा, निमता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो समय को जाया किए बगैर चलते हैं पहली खबर की तरफ जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और ये रिलेटेड है, न्यूज एक रैंकिंग से रिलेटेड है जिसमें भारत का रैंक जो है वो 89th नंबर पे आया है। तो इंडिया रैंक्ड 89th इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, India has been ranked at 89th spot out of 181 countries. The World Risk Index has been developed in cooperation with United Nations Universities Institute for Environment and Human Security and calculated by the International Law of Peace and Armed Conflict. तो कुछ यूनिवर्सिटीज और यूनाइटेड नेशंस की सहायता से वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 आया है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 89th नंबर पे है। ये जो रिस्क इंडेक्स है वो किस चीज को लेकर है कि क्लाइमेट रियलिटी को लेकर, जलवायु से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है, तो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भारत कितना तत्पर है, कितना प्रिपेयर है। तो उस प्रिपेयर्डनेस के मामले में, उस तत्परता के मामले में भारत की रैंकिंग बहुत पुअर है। और भारत जो है यहां पर श्रीलंका, भूटान, मालदीव से भी पीछे है। मतलब इस रैंकिंग में, मतलब श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स की तैयारी जो है प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, नेचुरल डिजास्टर्स के मामले में हमसे बेहतर है। और भारत का स्थान जो है 89, ये चिंता का विषय है कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक कोई भी साइक्लोन आ गया, कोई भी टाइफून आ गया, इस तरीके से कोई बाढ़ की स्थिति आ गई या कोई तूफान की स्थिति आ गई, तो भारत उसमें से बच पाने में इन देशों से भी पीछे है। और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो किस हॉटस्पॉट जिसको बोला गया है ओशियाना, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका या वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है और भारत को भी इसमें रिस्क है, जोखिम है, और भारत की तत्परता जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इंडिया इज बिहाइंड श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज टू कोप विद एक्सट्रीम डिजास्टर्स, लैक ऑफ अडेप्टिव कैपेसिटीज। मतलब हमारे पास वो काबिलियत नहीं है उतनी ज्यादा कि हम अपने आप को बचा सके, क्योंकि देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिस कारण से ऐसे कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसमें नुकसान का खतरा भारत को ज्यादा है। ये रिपोर्ट उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अंदर भारत का रैंक कितना है, 89th आउट ऑफ 181 कंट्रीज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे, अगली खबर की तरफ। सेकेंड न्यूज, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर inaugurated Destination Northeast 2020 event to promote tourism and culture. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह inaugurated a 4-day event to showcase Northeast India's various potentials like ecotourism, culture, heritage and business. मतलब भारत का जो उत्तर पूर्व एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि अनटच्ड है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा फल फूल सकता है, कल्चर वहां का बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है, हेरिटेज, विरासती मामलों में भी वो बहुत आगे है, व्यापार के मद्देनजर भी वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन
भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो भारत के रेस्ट ऑफ द एरिया से काफी अछूता रहा है, अनटच रहा है, जिसको प्रमोट करने के लिए हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर जी ने यहां पर एक पहल की है, एक इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया है, 4 डे इवेंट। और ये इवेंट किस उपलक्ष्य में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया? वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में ये उन्होंने इवेंट आयोजित किया, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर रखा यहां पे। तो किस किस चीज को प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म को, कल्चर को, हेरिटेज को, बिजनेस को नॉर्थ ईस्ट एरिया में। इनॉग्रेशन टुक प्लेस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया इस 4 डे इवेंट का यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब जो एक केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया इस इवेंट का। और इस इवेंट का थीम क्या रखा गया कि द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं। आप 7 सिस्टर्स की अगर बात करें, आप वहां पर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये थीम रखा गया है कि द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे मतलब 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में इस डे की घोषणा की गई। देन इसका नाम क्या रखा गया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। आपको ये याद रखना है सिंपली। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, थर्ड न्यूज की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे एंड फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा। नमामि गंगे स्कीम 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी, तो उन्होंने गंगा सफाई को लेकर 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था गंगा नदी की सफाई के लिए। तो उस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम रखा था नमामि गंगे स्कीम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे स्कीम के अंदर 6 और मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, 6 और बहुत बड़े बड़े कार्य जो हैं नमामि गंगे स्कीम के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है। और पहला एक म्यूजियम जो है, संग्रहालय जो है, अजायब घर जो है गंगा के ऊपर, वो खोला जाएगा हरिद्वार में। इसका भी उन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड अंडर द नमामि गंगे मिशन थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे स्कीम के अंदर। किन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। द प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 68 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है 68 MLD का मतलब क्या होता है? मिलियन लीटर पर डे की जो कैपेसिटी होती है, मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, क्योंकि सीवेज जो है उससे ज्यादा गंदगी जो है नदियों में जाती है, तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, सीवेज की गंदगी जो है वो नदियों में जाने से बच सके और कम से कम जल प्रदूषण जो है वो हो। देन अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग MLD STP एट सराय इन हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर सराय में भी 18 MLD सीवेज तो यहाँ पे ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो मुझे टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि मुझे पीपीटी शो कर दी जाए। फोर्थ न्यूज की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्चेस ऑपरेशन माई सहेली टू इनहांस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। तो यहां पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक ऑपरेशन, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ऑपरेशन माई सहेली। तो ये जो है महिला यात्रियों के लिए, अभी रिसेंटली आपने कुछ घटनाएं देखी हैं देश के अंदर, महिलाएं जो हैं वो बहुत असुरक्षित हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो। मतलब पूरे देश के अंदर जो महिलाओं के प्रति जो एक असुरक्षा की भावना है, उसको लेकर इंडियन रेलवे ने एक कदम उठाया है। और उसके तहत साउथ ईस्टर्न रेलवे, इंडियन रेलवे के टोटल 18 जोन्स हैं और उन 18 जोन्स में एक जोन का नाम है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। और इस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑपरेशन माई सहेली की वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन पैसेंजर को लेकर
सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस न्यूज को डिटेल में पढ़ देते हैं आपके लिए। द साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स ड्यूरिंग देयर एंटायर जर्नी। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में महिलाएं सुरक्षित फील कर सकें, उसको लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली जो है उसको लॉन्च किया। तो आपको क्या सिंपल याद रखना है कि किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वो आपका आंसर होना चाहिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। सिंस 18 सितंबर 2020 द पायलट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। को लॉन्च किया जा चुका है एक पायलट बेसिस के ऊपर 18 सितंबर को, लेकिन अब इसे परमानेंट जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्च करेगा और आने वाले समय में पूरे इंडियन रेलवे के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये सारा फंड जो है वो कहां से आ रहा है, इसका एक्सपेंडिचर, सारा खर्चा जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर कहां से लिया जाएगा, निर्भया फंड से। याद होगा आपको 2012 में एक ऐसी ही दुखद घटना हुई थी दिल्ली के अंदर देश की बेटी निर्भया के साथ, और उसके बाद भारत सरकार ने एक फंड को स्थापित किया था, निर्भया फंड, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि इस निर्भया फंड के अंदर जितने भी पैसे आएंगे वो महिला सुरक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे। स्टूडेंट्स के चैट ले लेते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर उनको आ रही है तो देखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, फिफ्थ न्यूज की तरफ। इंडिया डेनमार्क इंक पैक्ट टू इंक्रीज कोऑपरेशन ऑन आईपीआरस। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जैसे हम बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, ट्रेडमार्क की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, या फिर पेटेंट राइट्स की बात करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे इंटेलेक्ट माइंड से, हमारी बौद्धिक संपदा है, हमारी बुद्धि से वो क्रिएट की गई है, और उसको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि कोई उसे कॉपी ना कर सके, कोई उसको नकल ना कर सके, तो उसके ऊपर अटैक ना हो सके। तो इंडिया जो है एक यूरोपियन देश है, डेनमार्क, उसके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भारत जो है एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिसके तहत इंडिया डेनमार्क ने ये अग्रीमेंट साइन किया है कि किस तरीके से आईपीआर सिक्योरिटी को और बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया एंड डेनमार्क inked the memorandum of understanding to increase cooperation in the area of intellectual property rights by exchanging best practices and collaborating in training programs। कि भारत जो है डेनमार्क के साथ मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट कर सके। जैसे डेनमार्क एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और वो आईपीआर की सिक्योरिटी को लेकर जो प्रैक्टिसेस करता है वो इंडिया के साथ शेयर कर सके और भारत के लोगों को वो ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके यहाँ के डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जा सके। तो the two sides will draw up a biennial work plan to implement the MOU which will include detailed planning for carrying out cooperation activities। तो यहां पर बाइनियल वर्क प्लान जो है उसको लागू किया जाएगा। बाइनियल मतलब द्विवार्षिक, हर 2 वर्ष के बाद इस प्लान को रिव्यू किया जाएगा, जिसमें एक डिटेल प्लानिंग की जाएगी कि किस तरीके से कोऑपरेशन करें इंडिया डेनमार्क ऑन आईपीआर, सिक्योरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन स्कोप ऑफ एक्शन क्या रहेगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो इस एक्शन के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने और वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो आपको सिंपली इस न्यूज से क्या याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए अभी रिसेंटली भारत ने आईपीआर को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है, और वो देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो डेनमार्क की कैपिटल इज कोपनहेगन, कोपनहेगन, और इसकी करेंसी है क्रोन, करेंसी इज क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल इज कोपनहेगन और करेंसी इज क्रोन। तो देखते हैं, बच्चों के चैट्स देख लेते हैं, फिर चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हेलो टू ऑल ऑफ यू, पंकज, दीक्षा, निकिता, पूजा, सुष्मिता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
और पंकज जी जरूर यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से सब कुछ ओके आ रहा है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद आपको आज वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा या थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी। चलिए इसको हम टेक्निकल टीम को कहते हैं कि थोड़ा इसे दूर करें, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे आराम आराम से बोलकर आपको इन चीजों को समझा दूं। Next news is China to send first ever asteroid mining robot into space this November. तो चाइना विल सेंड आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट, मतलब चाइना जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जो अंतरिक्ष में एक माइनिंग रोबोट भेज रहा है जिसका काम माइनिंग करना होगा। इसी साल नवंबर में प्राइवेट बीजिंग कंपनी ओरिजिन स्पेस, बीजिंग की एक प्राइवेट कंपनी ओरिजिन स्पेस, वो ये दुनिया का पहला माइनिंग रोबोट जो है ये अंतरिक्ष में भेजेगी, टर्म्ड एज एन एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020। द रोबोट विल हाउएवर नॉट डू एनी एक्चुअल माइनिंग, तो फिलहाल अपने पहले स्टेज में ये कोई एक्चुअल माइनिंग का काम नहीं करेगी। द मिशन विल बी अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट कैपेबिलिटीज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब एक प्रिलिमिनरी स्टेज है कि अभी सिर्फ माइनिंग रोबोट की कैपेबिलिटी क्या है उसके आइडेंटिफाई करना कि वो क्या कर सकता है, मतलब आने वाले समय में माइनिंग का काम इस रोबोट से करवाया जाएगा अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड्स के अंदर। तो उसी चीज को लेकर अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में, प्रीलिम स्टेज में इसको भेजा गया है चाइना की तरफ से। लेकिन आपके लिए जानकारी ये है कि दुनिया का फर्स्ट माइनिंग रोबोट जो है उसे अंतरिक्ष में भेजा गया, किस देश के द्वारा? चाइना के द्वारा, जो प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर अभी माइनिंग का काम नहीं करेगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा अपनी कैपेबिलिटीज को, और आने वाले समय में वो माइनिंग का काम जरूर करेगा। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, वर्ल्ड्स फर्स्ट काइंड ऑफ दिस रोबोट, वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट किसके द्वारा भेजा जा रहा है? चाइना के द्वारा, और कब? नवंबर 2020 में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। 7th न्यूज, सेंटर अपॉइंट्स गुजरात कैडर आईएएस ऑफिसर पीडी वघेला एज चेयरपर्सन ऑफ ट्राई। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? सीनियर आईएएस ऑफिसर पीडी वघेला। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट पीडी वघेला अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर। Waghela, a 1986 batch IAS officer of Gujarat cadre, is currently secretary department of pharmaceutical. तो अभी करंटली वो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं और वो ट्राई के न्यू चेयरमैन बने। तो ट्राई हमेशा न्यूज में रहता है, तो आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, के नए चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है पीडी वघेला। The order regarding his appointment says Vaghelas will serve as TRAI chief for 3 years. 3 साल के लिए इनका टेन्योर होगा, या फिर 3 साल का इनका टेन्योर होगा, या फिर till he attains the age of 65, या फिर 65 साल की उम्र तक, चाहे जो पहले आ जाए, या 3 साल या 65 साल की उम्र अगर इनकी पहले हो जाए। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आर.एस. शर्मा, राम सेवक शर्मा जो थे वो ट्राई के चेयरमैन थे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो गए थे। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद न्यू अपॉइंटमेंट एज ट्राई चेयरमैन इज पीडी वघेला। देन 8th न्यूज की तरफ चलेंगे। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत और तिब्बत, मतलब जो चाइना क्लेम करता है तिब्बत वो उनका एरिया है, तो भारत और तिब्बत बॉर्डर के ऊपर जो एक पेट्रोलिंग एक पुलिस है, एक फोर्स है, उसको हम आईटीबीपी कहते हैं। तो आईटीबीपी चीफ, आईटीबीपी के जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल है एसएस देसवाल को एक एडिशनल चार्ज दिया गया है एज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर जनरल, मतलब आईटीबीपी के चीफ को एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट कहा जाता है, उसका डीजी बनाया गया, उसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल has been given the additional charge of counter-terrorism force National Security Guard as its incumbent chief AK Singh is going to retire on 30 September। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो चीफ थे, डीजी जो थे AK सिंह, वो 30 सितंबर को रिटायर हो गए। तो आईटीबीपी के जो चीफ है एसएस देसवाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट भी कहा जाता है, और ये फोर्स जो है 1984 में
स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट भी कहा जाता है, इस फोर्स की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। देन चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, नाइन्थ न्यूज की तरफ। बहुत ही फेमस एक्टर अभी रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर महाराष्ट्र, मुंबई से जितने भी माइग्रेंट लेबर्स थे उनकी मदद करने वाले और विदेशों में फंसे हुए विद्यार्थियों की मदद करने वाले सोनू सूद, अभिनेता सोनू सूद, एक्टर सोनू सूद को यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा है। तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है सोनू सूद को। क्यों दिया गया है? ही हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर सेल्फलेसली एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड एंड सेंडिंग लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स। मजदूरों को उन्होंने मदद की, उनको अपने अपने स्थल पे भेजा, उनके अपने निवास स्थान पे भेजा, उनको अपने घर भेजा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं विदेशों में फंस चुके थे, उनको उन्होंने लाने का काम किया और इस कारण से उनको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। Besides that, he has also been providing free education, medical facilities to young children, has been creating free employment opportunities to the needy in the wake of COVID-19 pandemic with this prestigious honor। तो यहाँ पर उन्होंने इसके अलावा दवाई से, रोजगार से बच्चों की और बेरोजगारों की भी काफी मदद की है। और सोनू सूद को ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, दुनिया भर के एक्टर्स को भी समाज सेवा के लिए ऐसा अवार्ड मिल चुका है। तो सोनू सूद ज्वाइंस द लाइक्स ऑफ एंजेलिना जॉली। वो किनकी लाइंस में आकर खड़े हो गए हैं? तो वो एक ऐसी कतार में खड़े हो गए जहां पर प्रतिष्ठित एक्टर एक्ट्रेसेस को ये अवार्ड मिला है, जैसे कि एंजेलिना जॉली को मिला है, डेविड बेकहम को मिला है, लियोनार्डो दी कैप्रियो को मिला है, एमा वॉटसन को, लियाम नीसन को, केट ब्लैंचेट, एंटोनियो बंदरास, निकोल किडमैन एंड प्रियंका चोपड़ा को भी ये सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और यहाँ पर ये अवार्ड जो है इस साल सोनू सूद को दिया गया भारत से। देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, which is very important related to banking। तो RBI, Reserve Bank of India, publishes टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020 से लेकर 2023 तक, 2020 से 2023 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है अभी रिसेंटली पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक घोटाले का शिकार हुआ, स्कैम का शिकार हुआ, जिससे काफी इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा। उसी के मद्देनजर आरबीआई ने एक पब्लिश किया है, एक अपना डेटा और अपना एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को हम पुख्ता कर सकें, मजबूत कर सकें, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचे। द आरबीआई हैज प्लेस्ड ऑन इट्स वेबसाइट द टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 2020 to 23. The technology vision document aims at enhancing the cybersecurity posture of the urban cooperative banking sector against evolving IT and cyber threat environment। तो आज के इस IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर थ्रेट के इस इन्वायरमेंट में लोगों को, निवेशकों को, बैंकिंग कस्टमर्स को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है अपने वेबसाइट के ऊपर प्लेस किया है। The technology vision document for cyber security for urban cooperative banks has been formalized based on inputs from various stakeholders। अलग अलग हितधारकों को इससे फायदा होगा। और 5 पिलर इनका एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम उन्होंने गार्ड रखा है, GUARD, गार्ड। और गार्ड में हर एक वर्ड का, अल्फाबेट का अपना मतलब है। दैट इज G stands for गवर्नेंस ओवरसाइट, कि किस तरीके से बैंकों का जो एक शासन चलता है उसका निरीक्षण हो सके, बैंकों का काम कैसे चलता है, कार्य निरीक्षण, गवर्नेंस ओवरसाइट। यू का मतलब यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट या यूटिल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, कि किस तरीके से जो तकनीकी निवेश है वो उपयोगी साबित हो सके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। देन एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, कि किस तरीके से उचित नियंत्रण और निरीक्षण किया जा सके बैंक का। देन रॉबस्ट कोलैबोरेशन, रॉबस्ट कोलैबोरेशन का मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक मजबूत कोलैबोरेशन करे अलग अलग बैंकों के साथ, जिससे वो और मजबूत हो, या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जिससे साइबर सिक्योरिटी का खतरा ना हो। देन डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सेट,
और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपना एक स्किल सेट तैयार करे साइबर सिक्योरिटी को लेकर और आईटी को लेकर। मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाकी बैंकों की तरह भी अपने आप को सक्षम बनाए साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। तो ये एक गार्ड नाम का उन्होंने एक 5 ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को थ्रू अ डॉक्यूमेंट ऑन इट्स वेबसाइट बाय आरबीआई। और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2022-2023। देन चलते हैं बच्चों के चैट्स की तरफ, फिर देखते हैं कि अगले न्यूज की तरफ चलेंगे हम, और आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी अटेंड करेंगे जिससे आपका सेशन जो है वो रिवाइज हो जाए। चलिए, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक अलग कानून है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डील नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में आईपीआर की बात नहीं की गई है। तो आर्टिकल 27 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, वो उसकी बात करता है। ये यहाँ पे आईपीआर की बात नहीं, आईपीआर के लिए अलग अलग कानून है भारत के अंदर जिसकी बात आईपीआर करता है। देन नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ, 11th न्यूज की तरफ। रिजर्व बैंक रोप्स इन अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो कस्टमर को अवेयर करने के लिए आरबीआई ने किस एक्टर के साथ समझौता किया है? अमिताभ बच्चन। तो आफ्टर स्पोर्ट्स स्टार्स, अभी आप आईपीएल और तमाम एड्स देख रहे होंगे जहां पर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बैंकिंग सुरक्षा को लेकर आपको सतर्क कर रहे होते हैं कि अपना पिन, अपना सीवीवी नंबर, अपना एटीएम पिन नंबर आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो आफ्टर स्पोर्ट्स स्टार्स, द आरबीआई हैज रोप्ड इन बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रिवेंट गलिबल अकाउंट होल्डर्स। गलिबल अकाउंट होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे भोले भाले अकाउंट होल्डर्स जो किसी के झांसे में आ जाते हैं। तो गलिबल अकाउंट होल्डर्स बीइंग ड्यूप्ड बाय फ्रॉडस्टर्स। तो झांसा, ड्यूप मतलब झांसा, तो फ्रॉडस्टर्स ठगों के द्वारा झांसे में आ जाने वाले ऐसे भोले भाले खाता धारकों को अवेयर करने के लिए अमिताभ बच्चन जो है हिंदी, अंग्रेजी और तमाम रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आरबीआई जो है इन मैसेजेस को पब्लिश करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, हित धारक जो है वो सचेत हो सके। तो ये न्यूज बड़ा सिंपल सा न्यूज है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस मेगा स्टार, किस बॉलीवुड एक्टर को कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए अपने साथ जोड़ा है? अमिताभ बच्चन जी को, श्री अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे, 12th न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस गण सम्रागणी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020-21 टू उषा मंगेशकर। तो एक अवार्ड है, महाराष्ट्र सरकार ये अवार्ड देती है और उस अवार्ड का नाम है गण सम्रागणी लता मंगेशकर अवार्ड। और 2020-21 के लिए अवार्ड किसको दिया गया है? तो खुद लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर जी को दिया गया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड द गण सम्रागणी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 टू वेटरन फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर। तो बहुत ही बुजुर्ग फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर। तो हम सभी को पता है लता मंगेशकर बहुत ही फेमस पार्श्व गायिका रही हैं। उनकी बहन आशा भोसले भी बहुत फेमस गायिका रही हैं। इनके अलावा उषा मंगेशकर भी बहुत फेमस गायिका रही हैं, खास करके डिवोशनल सॉन्ग्स गाने को लेकर, भक्ति गायन को लेकर। इनका बहुत फेमस गाना था जय संतोषी माँ, एक मूवी, बहुत पुरानी मूवी थी, आप लोगों ने टीवी पे देखी होगी। उसमें मैं तो आरती उतारूं, जो एक फेमस भजन गायन है संतोषी माता का, वो उषा मंगेशकर जी ने ही गाया है। और अवार्ड इज गिवन बाय द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मेकिंग द अनाउंसमेंट स्टेट कल्चर मिनिस्टर अमित विलास राव देशमुख सेट द अवार्ड इंक्लूड कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए का कैश प्राइज है, सर्टिफिकेट है और एक मेमेंटो है। The veteran singer has sung songs in Marathi, Hindi and several other Indian languages. तो उषा मंगेशकर जी ने अलग अलग मूवीज में, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। हर सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, आजाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खूबसूरत, डिस्को डांसर, इनकार, रूल द चार्ट बस्टर्स। तो ये कुछ फेमस उनके मूवीज के नाम जिसमें उन्होंने गाना गाया था, लेकिन सबसे फेमस गाना इनका रहा जय संतोषी माँ का मैं तो आरती उतारूं। और उसी को लेकर उषा मंगेशकर जी को गण सम्रागणी लता मंगेशकर अवार्ड जो है महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष के लिए दिया है। देन 13th न्यूज की तरफ, गुरप्रीत सिंह संधू एंड
बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। गुरप्रीत सिंह संधू इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं और संजू यादव महिला टीम की मिडफील्डर हैं। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 सेशन के लिए दिया गया। तो मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर एंड वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है रिस्पेक्टिवली गुरप्रीत सिंह संधू को पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए संजू यादव को यह अवार्ड दिया गया है। तो इंडियन मेंस टीम गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एंड वुमेन्स स्क्वाड मिडफील्डर संजू यादव declared the winners of All India Football Federation Footballer of the Year Award for the 2019-20 season। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2019-20 सेशन के लिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए किनको किनको दिया गया। तो पुरुषों के लिए गुरप्रीत सिंह संधू जो इंडियन गोलकीपर हैं और महिलाओं के लिए संजू यादव। और इससे पहले सेकंड गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह संधू, उससे पहले सुब्रतो पाल को ये अवार्ड दिया गया था 2009 में। पहले गोलकीपर थे सुब्रतो पाल जिनको बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद गुरप्रीत सिंह संधू को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड। देन नेक्स्ट न्यूज, राजनाथ सिंह लॉन्चेस बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स बाय ऑथर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च अ बुके ऑफ फ्लावर्स, a book written by author Dr. Krishna Saxena at his residence in Delhi. Saxena, 92, a retired English professor, was the first woman to get a PhD from Lucknow in the year 1955. तो सक्सेना जो अब 92 वर्ष की हो चुकी हैं, जिनकी किताब को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया और उनकी बुक का नाम है बुके ऑफ फ्लावर्स, और वो इंग्लिश प्रोफेसर है और फर्स्ट वुमेन है जो लखनऊ से जिन्होंने PhD करी थी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD जो है उन्होंने करी थी इन द ईयर 1955। बुके ऑफ फ्लावर उनकी 9वीं किताब है, सीनियर इंग्लिश प्रोफेसर। ये लघु कथा है जो उन्होंने इस किताब में छापा है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, अ बुक नेम्ड एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स रिटन बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। 15th न्यूज की तरफ चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल विद इंडिजीनियस बूस्टर सक्सेसफुली टेस्ट फायर। हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, जो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस जो है ये 2 नदी को मिलकर बना है। ब्रह्मोस का नाम जो है ये 2 नदियों को मिलाकर बना है। तो इंडिया की नदी ब्रह्मपुत्र एंड रशिया की रिवर मॉस्कवा। तो भारत की नदी ब्रह्मपुत्र प्लस रशिया की नदी मॉस्कवा, इन दोनों का संगम मिलाकर जो नाम रखा है मिसाइल का ब्रह्मोस। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी को कौन टेस्ट करता है, DRDO, सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल विद एन इंडिजीनियस बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्टर। तो सरफेस टू सरफेस मतलब धरती से धरती पे वार करने वाला ये क्रूज मिसाइल जो है उसको भारत ने टेस्ट फायर किया, जिसमें काफी स्वदेशी टेक्निक का भारत ने इस्तेमाल किया है। द सुपरसोनिक मिसाइल इज वन ऑफ द प्राइम प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यूज्ड बाय ऑल 3 फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो बहुत ही सटीक मिसाइल है ये, जो तीनों सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के द्वारा। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल features indigenous booster and airframe section along with many other made in India subsystem। तो बहुत सारी इसमें मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक इसकी टॉप स्पीड है और इसका जो रेंज है वो 300 किलोमीटर का रेंज है। तो इसका रेंज जरूर पेपर में पूछा जाता है, रेंज इज 300 किलोमीटर और इसका वेट कितना है मिसाइल का, 2.5 टन्स का इसका वेट है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल को अभी रिसेंटली DRDO ने, और इसका वेट कितना है 2.5 टन्स, इसकी स्पीड कितनी है 2.8 मैक और इसका रेंज कितना है 300 किलोमीटर्स। नेक्स्ट न्यूज, 16th न्यूज, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर पेलोड कैपेबल शौर्य मिसाइल। मतलब इंडिया ने एक ऐसा मिसाइल लॉन्च किया है, शौर्य मिसाइल, जो परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। तो इन द फेस ऑफ द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है उसके मद्देनजर
इंडिया हैज बीन कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ सेवरल मिसाइल्स, तो भारत बहुत सारे मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। एन एडवांस वर्जन ऑफ शौर्य सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन सैटरडे इन ओडिशा। तो हमारे ज्यादातर मिसाइल जो हैं वो ओडिशा में टेस्ट फायर किए जाते हैं, उनके तट बालासोर और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर। तो ये टेस्ट भी वहीं पे किया गया, और सरफेस टू सरफेस ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एट टारगेट विच आर इन अ रेंज ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, जो न्यूक्लियर मतलब परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। इट इज इजियर टू यूज एज इट इज लाइटर, बहुत ही हल्का होने के कारण ये बहुत ही आसान है यूज करने में। व्हेन फायर्ड द मिसाइल इन द फाइनल फेज ऑफ इट्स कोर्स मूव्स एट हाइपरसोनिक स्पीड देयरफॉर बिफोर रीचिंग एट अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर एज इट गेट्स क्लोजर टू इट्स टारगेट। तो बहुत ज्यादा इसकी हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है जब ये ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, और बहुत ही सटीक मिसाइल है जो 800 किलोमीटर तक की रेंज तक ये वार कर सकता है, न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? शौर्य। देन 17th न्यूज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे ऑब्जर्व्स ऑन सितंबर 26। तो 26 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। तो एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 26। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरण से रिलेटेड एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, IFEH, उन्होंने ये डे जो है अनाउंस किया था 2011 में, 2011 में। किसके लिए? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, कि पर्यावरण को स्वस्थ रखा जा सके। दिस डे एम्स टू प्रमोट इन्वायरमेंटल हेल्थ नॉलेज टू द पीपल, कि लोगों को जानकारी मिल सके कि पर्यावरण की हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसी चीज को लेकर इस साल का थीम क्या रखा गया इसका? इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो अगर इन्वायरमेंटल पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो ये जो पेंडेमिक महामारी का सिचुएशन है, इसके अंदर भी हम लोगों की स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकेंगे। देन लास्ट न्यूज ऑफ द डे, 18th न्यूज, हरिजन सेवक संघ सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30th सितंबर। महात्मा गांधी के द्वारा पुणे के यरवदा जेल से 1932 में 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो ऑन 30 सितंबर 1932 हरिजन सेवक संघ was founded by when गांधी जी was in यरवदा जेल पुणे एंड ऑन फास्ट, व्रत पे थे, उपवास पे थे, और पुणे के यरवदा जेल में थे। द इमीडिएट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेट्स बैक टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1931। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में 1931 में। व्हेन गांधी जी अपोज द सेग्रीगेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो दलित समाज है उसको अलग करने की जो नीति थी अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल की, उसका विरोध किया था गांधी जी ने, कि सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप, कि दलितों को एक, उस समय जो कम्युनल वोटिंग जो था, कि हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, सिख सिख को वोट करेगा, इसके तहत उन्होंने दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरल राइट दे दिया था। मतलब उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला था, जिस कारण से गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया था, कि गांधी जी सॉ in it a sinister device of the British government to create a split in the Hindu community in furtherance of its policy of divide and rule, कि एक बहुत ही sin, मतलब एक पाप है, और हिंदू समाज को बांटने की एक कोशिश है, जिस कारण से उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। द संघ वॉज एस्टैब्लिश टू कॉम्बैट अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, और एक वीकली पेपर भी जो है इसी नाम से उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था, जिसका टाइटल था द हरिजन। तो उसी की यादगारी में हर साल 30 सितंबर को हरिजन सेवक संघ जो है उसके फाउंडेशन डे को मनाया जाता है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही के सेशन को रिवाइज करने के लिए हम चल पड़ेंगे आज ही के सेशन से जुड़े हुए क्विज कॉन्टेस्ट को भी अटेंड करने के लिए। तब तक चैट दिखा दिए जाए स्टूडेंट्स के मुझे।
कर लो आप दसी जाना नाल नाल आंसर। आंसर भी हाइड कर दियो ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, क्विज की तरफ, आज के सेशन को रिवाइज करने के लिए। तो फर्स्ट न्यूज इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट। तो इसमें से किसने अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट को, मतलब भारत के उत्तर पूर्व राज्य के टूरिज्म, कल्चर, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और वो किसने स्टार्ट किया है वो आपको उत्तर देना है इसका। The right answer for this question is C option, Amit Shah is the correct answer. First question का right answer is C option, that is Amit Shah is the correct answer. Second question की तरफ चलेंगे। ITBP Director General has been given the additional charge of Counter Terrorism Force National Security Guard. तो किसको अभी आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल जो है उनको ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, उनके चीफ, उनके डीजी के तौर पर। तो इनमें से किसको एडिशनल चार्ज मिला है एज अ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज एसएस देसवाल इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज आरबीआई रोप्ड इन विद हुम फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन को लेकर आरबीआई ने रिसेंटली किसके साथ अभी एक टाई अप किया है, किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। तो ऑप्शंस आर विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, दैट इज अमिताभ बच्चन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। तो आज ही के सेशन को रिवाइज हम कर लेंगे इस क्विज से, जिससे आज का सेशन जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद सेवरल इंडिजीनियस फीचर्स। ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत किस देश के साथ कोलैबोरेट करके करता है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया के साथ भारत करता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज रशिया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ इंडियन रेलवे एक्टिविटीज को दिखाने के लिए वो इन ऑप्शंस में से कहां पर उसको ओपन किया है? तो एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज हरिद्वार। हरिद्वार में इसको, चांदी घाट हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? इज इट महेश लांगा, हिमानी चंदाना, पीडी वघेला या आरबी तनेजा? तो राइट क्वेश्चन फॉर नाइन्थ आंसर इज सी, दैट इज पीडी वघेला। गुजरात के सीनियर आईएएस ऑफिसर 1986 बैच के पीडी वघेला को ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया। तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। सुष्मिता, कुसुम, शिवा, पंकज, निकिता, रुचिका, आप सभी का उत्तर बहुत बहुत खूब है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज पीडी वघेला। देन 10th क्वेश्चन की तरफ, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस द गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21। तो ये जो अवार्ड है गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, इसमें से किस गायिका को दिया गया ये अवार्ड? आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, उषा मंगेशकर या कुमार शानू? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, दैट इज उषा मंगेशकर। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है
जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और इस हफ्ते हमने 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर मंगलवार को सुबह 10 बजे हम आते हैं, जहां पर हम इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं और अंत में आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी अटेंड करते हैं, जिससे आपका सेशन रिवाइज हो जाए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंगलवार को ठीक 10 बजे अगले हफ्ते की खबरों के साथ। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।